नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं शुरुआत में ही कि आज आपने ये क्लास लगा ली, मतलब बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दोस्तों इतना शानदार मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, आज मजा आ जाएगा एकदम। और प्रश्न कोई 10-20 नहीं है, अरे आज प्रश्न का भंडारा है। 75 प्रश्न है राजस्थान जीके के ओनली। यदि मैं बता रहा हूं आपने आज राजस्थान जीके कर ली पूरी, तो आप सोचिएगा आपको कोई जो है सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों तूफान मचा देगी यह क्लास। और आप सभी को बता दूं, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है उनके लिए भी मोबाइल नंबर दे दूंगा मेरे, आप मुझे संपर्क कर लेना। मात्र 149 रुपए में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज भी लाजवाब है, जैसी क्लास जैसी टेस्ट सीरीज, भाई साहब मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः के साथ दोस्तों जबरदस्त क्लास होगी। चलिएगा दोस्तों, और आपको लिए चलता हूं आज के पहले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं 75 में से आपने 50 सही कर दिए तो बहुत अच्छा स्कोर है। फिर भी मुझे बताना किसी के 40 होंगे, किसी के 30 होंगे, किसी के 20 सही होंगे। कितने सही होते हैं और क्या किसी के 50 से भी ज्यादा सही होते हैं, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना। और एक एक प्रश्न को काउंटिंग करते चलना। यहां से 75 प्रश्न है पूरे। पहला प्रश्न ये रहा, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। डिटेल के साथ करवाऊंगा, समय जरूर लगेगा। बताओ, पगड़ी आभूषण है, पगड़ी कहां का आभूषण है बताओ। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। इनमें से पगड़ी का आभूषण है, तो पगड़ी का आभूषण होता है सर पैच। अरे एक डंडी सी लगी नहीं होती क्या माथे में पगड़ी पे, तो उसको बोलते हैं सर पैच। और आपको यह भी याद रखना है कि गोखरू क्या होता है, तो गोखरू ये हाथ में पहनने का आभूषण होता है। कहां पहनते हैं गोखरू को, हाथ में पहनने का आभूषण होता है गोखरू। आगे बात करूं बलेवड़ा, तो बलेवड़ा क्या है, ये पुरुषों के गले में पहनने का आभूषण है। कहां पहनते हैं, गले में, किसके, पुरुषों के, याद रखना। आगे बात करें किसकी, झेला की, तो झेला क्या है, तो झेला कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कहां का, कान का आभूषण है। अब झेला झमेला से आपको समझ में आ रहा है कि झेला अरे झलता हुआ रहेगा ना, झिलझिला तक, है ना। तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हो। भाई आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता देना। आपका भाई आपके लिए तैयार है हमेशा। आपके लिए देखो, आपको पता है मैं आपके भाई जैसा हूं, ठीक है ना। शिक्षक कम भाई जैसा, परिवार का सदस्य जैसा ज्यादा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे से खुल करके कोई भी बात है, अपनी पर्सनल बात है, कोई आपको कुछ और बताना है मुझे, आप बता सकते हो, नो टेंशन हो करके। जितने भी मेरी बहन है, जितने भाई है, कोई भी बता सकता है अपनी मन की बात, ठीक है ना। आपको मोबाइल नंबर दे रखा है मैंने, आज फिर दे दूंगा। प्रश्न है, रागमाला किसके द्वारा रची गई है। बताइए रागमाला किसके द्वारा रची गई है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो रागमाला दोस्तों रची गई है पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। किसके द्वारा, पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रागमाला की रचना की गई है। आपको याद रखना है, रख लोगे याद। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, बर्ली स्टोन एपियोग्राफी शिलालेख चिन्हित किया गया है। आपको बताना है कि बर्ली का स्टोन या एपियोग्राफी, जो बर्ली स्टोन है यानी कि एपियोग्राफी शिलालेख है, चिन्हित किया गया है। बताइए क्या संस्कृत पांडुलिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, प्राकृत पांडुलिपि, क्या होगा जवाब। भाई जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्या होगा, ब्राह्मी पांडुलिपि, ठीक है, ब्राह्मी पांडुलिपि में। अगला प्रश्न, चलिएगा ये रहा दोस्तों बढ़िया प्यारा सा प्रश्न। जहां से मैं क्लास ले रहा हूं वहां पर यह मेला लगता है। जहां से क्लास ले रहा हूं वहां पे ये मेला लगता है। अब आप सबको पता है मेरे यहाँ से रोज फ्लाइट निकलती रहती है, उसकी आवाज से आप परेशान भी होते होंगे, ठीक है ना। तो अब कहां से निकलती है फ्लाइट रोजाना, बार बार में, दिन भर में, तो आपको याद रखना है गधों का मेला वहीं लगता है। तो आपको याद रखना है जयपुर में लगता है। जयपुर में भी जगह पड़ती है लूणिया, लूणियावास। क्या जगह पड़ती है, लूणियावास। और लूणियावास में भी आपको जगह याद रखनी है बावगढ़ का बंदा। क्या याद रख लोगे, बावगढ़ का बंदा आपको याद रखना है। तो जयपुर के निकट आपको पता है, याद रखना है कि बावगढ़ का बंदा है, वहां पर यह मेला लगता है। और यहां पर कुमारों की जो कुलदेवी है खनकानी माता, आपको याद रखना है यहां पर कौन सी माता जी का मंदिर है, कुमारों की कुलदेवी है खनकानी माता। और खनकानी माता को जो है एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है,
कल्याणी माता। पूरा नाम इनका क्या है? कल्याणी माता। यहाँ गधों का मेला लगता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिसका मुख्य उद्देश्य होता है घोड़ों, गधों और खच्चरों की खरीद बिक्री के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। जयपुर का मेला है भाई साहब ये, बावगढ़ का बंदा लूणियावास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो आपको पता है धौलपुर के जो सिक्के थे उनको तमंचा शाही, करौली के सिक्के थे उनको माणक शाही बोलते हैं, प्रतापगढ़ के सिक्कों को सालिम शाही, परंतु यहां ऑप्शन नंबर डी अपना गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए, अभी तक अपने 5 प्रश्न करे, आपको आनंद आया कि नहीं आया? क्या और की क्लास जो और शिक्षक क्लास लगाते हैं उस क्लास में इसमें अंतर दिखा कि नहीं दिखा आपको? दोस्तों यहां पर आपको जबरदस्त क्लास मिलेगी, यहां पर कोई भी एड वगैरह नहीं मिलेगा बीच में, यहां पर टकाटक क्लास मिलेगी। आपको पता है बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, इधर साइड में एड चलेंगे भाई साहब बुक, ये इधर टेस्ट सीरीज, इधर कोर्स लॉन्च होने वाला। अरे फालतू की पच पच हो जाती है, पूरी क्लास में समझ में और नहीं आता। मैं तो भाई साहब कहता हूं बढ़िया पढ़ाओ, शानदार पढ़ाओ और फ्री में पढ़ो, और फ्री में पढ़ो, ठीक है ना दोस्तों। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि पेड कोर्स में बढ़िया पढ़ाते हैं तो भाई साहब राम राम, आप वहां चले जाइए। पर मैं बताता हूं जो पढ़ाता हूं मैं आपको अपने परिवार का सदस्य मान करके पढ़ा रहा हूं। तो आप सोचिए कि आप परिवार के सदस्यों के साथ गलत करेगा कोई शिक्षक? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका छोटा बड़ा भाई हो सकता हूं मैं, आप अच्छे से पढ़ो। प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? तो बताओ। मैंने एक ट्रिक याद रख रखी है मेरे हिसाब से, तो अख बगो, अख बगो, अख बगो झत, ठीक है ना। मैंने ऐसे ट्रिक याद रखी, आप ऐसे याद रखो, अख बगो, और जो बच गया वो कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अख बगो, अ से अबुल फजल, ख से खमनोर, तो अबुल फजल दिख रहा है क्या कहीं? ये दिख रहा। और यदि बगो आ जाता तो यहां पर बदायूनी और गोगुंदा का युद्ध, और कर्नल जेम्स टोड बोलते तो थर्मोपोली का युद्ध। अरे भाई साहब याद करने की ट्रिक समझ में आई? आई समझ में? तो ऐसे याद रखो कि मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने। खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। पर एक और क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए आप सब का नंबर कट जाएगा। और क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? बहुत शानदार प्रश्न बन जाता है, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। बादशाह बाग का युद्ध कहा था डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने। किसने? डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव। लिख लो, मैं बता रहा हूं आज तक नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, चाहे आप कितने पैसे देके कोचिंग करके आए होगे, नहीं पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। याद रखना, बादशाह बाग का युद्ध कहा था ए.एल. श्रीवास्तव ने, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 28 जुलाई 1787 में लड़ी गई थी तुंगा की लड़ाई। तो तुंगा की लड़ाई, तुंगा का युद्ध दोस्तों 28 जुलाई 1787 में किस किस के मध्य लड़ा? तो सवाई प्रताप सिंह और मराठा महानजी सिंधिया के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसमें जो महानजी सिंधिया थे वह क्या हो गए थे? हार गए थे। आपको याद रखना है, रख लोगे याद? तो ये आपको याद। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद एक और युद्ध होता है, पाटन का युद्ध। नाम सुना होगा आपने, पाटन का युद्ध होता है 20 जून 1790 में, जब सवाई प्रताप सिंह हार जाते हैं इसके कुछ दिन बाद, ठीक है ना, 3 साल बाद जस्ट। चलिएगा अगला प्रश्न है 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाने वाला राज्य है। 12 कोटड़ी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? बताइए, 12 कोटड़ी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? बताइए भाई। तो 12 कोटड़ी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? वो जानते हैं आमेर को। आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जानते हैं क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वीराज कछवाह थे यहाँ के राजा, उनके क्या थे? 12 पुत्र थे। तो 12 पुत्रों के मध्य क्या हो गया था? एक उत्तराधिकारी को लेकर के विवाद चलने लग गया था। तो विवाद से बचने के लिए पृथ्वीराज ने अपने राज्य को क्या किया? 12 भागों में बांट लिया। इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी भी कहा जाता है। तो किसने बांटा था? बहुत बार क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज कछवाह ने जो है अपने जो 12 पुत्र थे उनका विवाद निपटारा करने के लिए इस प्रकार का काम किया था। तो 12 कोटड़ी के नाम से आमेर को जाना जाता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रायका जाति, रायका जाति मतलब रायका कोई रेबारी बोलते हैं, रायका कोई क्या बोलते हैं, रेबारी बोलते हैं। तो बताओ इनके लिए जो पालन पोषण के लिए क्या करते हैं, तो ये करते हैं परंपरागत ऊंट पालक पालन पोषण का कार्य करते हैं। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है। तो राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है, बताओ भाई। तो औलंदी क्या है, अरे आपकी शादी हो जाएगी ना, जब चतुर्श्रेणी कर्मचारी बन जाओगे, नौकरी लग जाओगे, और नौकरी लग जाओगे तो छोकरी भी मिल जाएगी, और छोकरी मिल जाएगी तो उसके साथ औलंदी आएगी भाई साहब। तो समझ गए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि नौकरी मिलेगी, फिर छोकरी मिलेगी, और छोकरी के साथ एक छोटी सी बच्ची आ जाएगी या बच्चा आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, औलंदी बोलेंगे। तो नववधु के साथ आने वाला पुरुष या स्त्री उसको बोलेंगे औलंदी। हमारी तरफ तो केवल स्त्री जाते हैं, इसलिए मुझे दोस्तों पहले जब मैं बचपन में हुआ करते थे, हमको तो केवल इतना पता था कि स्त्री जाती है, छोटी बच्ची जाती है। आजकल हमने देखा था, क्योंकि मैं मेरे दोस्त की बहन की शादी में गया था, तो वहां पर वो खुद दोस्त था, वो भी औलंदी बन के गया था। तो फिर जो है हमको पता लगा कि भाई साहब पुरुष भी जाते हैं, आंखों से देखा। वैसे तो किताबों में तो पढ़ लिया था, पर उस दिन आंखों से देखा कि हाँ हमारा दोस्त भी गया है, मतलब औलंदी लड़का भी जाता है। क्या आप लोगों को भी पता था पहले, किसी किसी को? हमारे हाड़ोती में तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो कोई हाड़ोती वाला है तो बताओ, क्या अपने तरफ जाते हैं क्या लड़का? मैंने तो नहीं देखा था भाई साहब, है ना। छोटी बच्चियां जाती है, जो गुड़िया होती है वही जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। बताओ दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है, तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी हो जाएगी मध्य प्रदेश में। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी एक जगह पड़ती है, और उस जगह का नाम क्या है बताओ। तो उस जगह का नाम है उज्जैन। क्या नाम है? महाकालेश्वर का स्थान, प्रमुख स्थान क्या है? उज्जैन में आपको याद रखना है। तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वीर दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अजीत सिंह को पता है आपको, इन्होंने दोस्तों मारवाड़ का जो जोधपुर का क्या बनाया, राजा बनाया। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है कि मारवाड़ का अणविद्या मोती। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अणविद्या मोती। बहुत बार क्वेश्चन आ जाए कि अणविद्या मोती किसको कहते हैं, तो दुर्गादास राठौड़। और मारवाड़ का उद्धारक भी इन्हीं को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने एक बात कही है इनके लिए कि इनको जो है राठौड़ों का क्या कहते हैं, यूलिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस। याद रखना ना भाई साहब, एक एक इंपॉर्टेंट है बात। अगला प्रश्न, संत जाम्बोजी को समाधि स्थल समाधिस्थ किया गया था। आपको बताना है कि संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। तो संत जाम्बोजी की समाधिस्थ कहां पर किया गया था, आपको याद रखना है। तो याद रखोगे मुकाम में। तो संत जाम्बोजी इन्होंने ही दोस्तों विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। रख लोगे याद। तो ये आपको याद रखना है। और विश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियम होते हैं? 29 नियम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी कहां पर? समराथल बीकानेर में की थी। कब की थी? 1485 में की थी। ये आपको याद रखना है। दिन की बात करें तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन की थी, इतना बात याद रखना। समाधि इनकी मुकाम नौका तहसील बीकानेर में, और इनकी समाधि कब ली थी इन्होंने? 1526 में। और स्थापना कब की थी विश्नोई संप्रदाय की? 1485 में। तो दोनों डेट याद रख लेना। रख लोगे याद। चलिए भाई साहब, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जाम्बोजी। अगला प्रश्न, प्रश्न आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है। बीटू में आके रियावले किसकी वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन करते हैं। तो बीटू में आके रियावले किसकी वीरतापूर्ण के वर्णन करते हैं, तो आपको याद रखना है गोगा जी के। किसके? गोगा जी के। रसावले का जो है लेखन कौन है, लेखक कौन है, ये भी आपसे पूछे तो बीटू में हाजी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विशल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन थी। तो विशल देव रासो की जो महिला पात्र थी मुख्य, वो कौन थी, तो वो थी राजमती। कौन थी? राजमती थी, आपको याद रखना है। रख लोगे याद, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और विशल देव रासो के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है नरपति नाल। कौन है? विशल देव रासो के लेखक कौन है, तो नरपति नाल है, आपको याद
रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, पछेवड़ा क्या है? आपको बताना है कि पछेवड़ा क्या है, बताइए। तो पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा एक प्रकार की ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र होता है। तो पछेवड़ा क्या होता है? ओढ़ने का एक मोटा सा क्या होता है? वस्त्र होता है, सूती सोल होती है, उसी को क्या कहते हैं? पछेवड़ा कहते हैं। आपको पता है जो वे पछेवड़ा ठंड के मौसम में महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। ये कंबल की तरह क्या होता है? मोटा सूती कपड़ा होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। राजस्थान में निम्न ओढ़नियां बहुत सारी प्रचलित है, तो आपको ओढ़नियां भी बता देता हूं कुछ कुछ। तो ये ओढ़नियां देखो ध्यान से सुनना, एक तो लहरिया है, पोमचा है, धनक है, चुनरी, मोठदरा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ओढ़नियां कौन कौन सी है हमारे प्यारे राजस्थान के मायने। तो हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हर एक भर्ती परीक्षा के लिए टॉप इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रश्न। दोस्तों मैं बता रहा हूं फोर्थ क्लास में तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये प्रश्न 75 नहीं, ये आप लोगों का इतिहास रचने वाले हैं, या आप लोगों को जॉब दिलाने वाले प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से कर लेना, क्योंकि देखो ये पछेवड़ा वाले जो प्रश्न है ना, ये आपके उसमें भी आएगा, हाई कोर्ट वाली चतुर्श्रेणी में भी। अरे सोचो, आर्ट एंड कल्चर तो उसमें भी है, भाषा उसमें भी है, तो अच्छे से कर लो। ये उस्ता कला, अरे ये उसमें भी आएगा, क्योंकि कला संस्कृति दे रखी है। तो उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केवल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां की गई थी? बताओ। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केवल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में की गई थी। कहां की गई थी? याद रखना है, बीकानेर में की गई थी। कहां की गई थी? बीकानेर में की गई थी, याद रखना है। चलिएगा भाई, चलिए उस्ता कला किस पे की जाती है? तो आपको पता है ऊंट के ऊपर की जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो आपको बताना है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो कौन सा नाटक है? बहुत बढ़िया, भवाई नाट्य। कौन सा नाट्य है? भवाई नाट्य। तो आपको यह भी याद रखना है, क्या याद रखोगे कि वो क्या इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार कब मिला इनको? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 1984 में, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है ना। पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1984 में, रख लोगे याद? तो ये आप अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, ये रहा आपके लिए प्रश्न है, क्या है प्रश्न? प्रश्न है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया, ये किस में आते हैं? कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? बताइए। कितने कृषि जलवायु प्रदेश है अपने राजस्थान में? 10। कितने? 10, याद रखना। तो जवाब हो जाएगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आता है। किस में आता है? उप आर्द्र में आता है, आर्द्र में नहीं आता, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आता है। तो दोस्तों ये हो गए अपने कितने प्रश्न? 19। चलते हैं 20वें नंबर के प्यारे से प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों 20वें नंबर का प्रश्न है, बढ़िया आराम से करो। रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है? मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं। किस किस बच्चे को पता है कि इस प्रश्न को मैं बहुत बार करवा चुका हूं? आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, क्लास नहीं, मैं आप लोगों के लिए पूरा ब्रह्मास्त्र पैकेज दे रहा हूं, वो भी फ्री में। सोचिए, किसी टीचर ने आपको पूरा मन तन धन से किसी ने फ्री में पढ़ाया आपको? मैं दोस्तों कोई पैसा चार्ज नहीं करता, केवल अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 149 रुपए में, नाम मात्र की फीस है यार। उसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, मुझे टाइपिंग करनी पड़ती है, और भी टीचर लगाने पड़ते हैं टाइपिंग के लिए, तो मतलब बहुत समस्या होती है, आप समझा करो यार, है ना। और किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है ना, तो इस नंबरों पर संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08। देखो दोस्तों टेस्ट सीरीज की प्राइस वैसे तो बढ़ चुकी है, 300 रुपये हो चुकी है, परंतु मुझे कोई भी टेस्ट सीरीज लेगा और इस नंबरों पे कांटेक्ट करेगा तो मैं उसको एक कूपन कोड बता दूंगा, तो आपको टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए मिल जाएगी। यदि किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो अभी टेस्ट सीरीज ले सकता है, अभी मेरी तरफ से ऑफर चल रहा है। किसी को बताना मत, चुपचाप ले लेना, है ना। किसी को बताना नहीं, चुपचाप ले लेना है और मुझे कॉल कर लेना छुपके से, और फटाफट टेस्ट सीरीज ले लेना भाई, है ना।
किसी को बताना नहीं, क्योंकि अपन को 300 में वैसे टेस्ट रजिस्टर में, क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है। अभी केवल ये जो मेरे बच्चे हैं ना, मेरे परिवार के लोग हैं ना, उनके लिए खास ऑफर है और किसी को बताना बताना नहीं है। और चुपचाप मेरे को कॉल करना और बता देना सर हमको टेसरी लेनी है, कूपन कोड भेज दो, मैं कूपन कोड भेज दूंगा छुपके से आपको, ठीक है ना। तो आप सब भेज देना मुझे। चांद तेव राम सिंह बाटी साहिबा उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? बताओ, बताइए दोस्तों कि चांद तेव हो गया, राम सिंह बाटी हो गया, साहिबा उष्णा, साहिबा साहिबा और उष्णा, ये अच्छे से याद रखो, दो महिला चित्रकार है। ये कहां से संबंधित है? कहां से संबंधित है भाई? बहुत बढ़िया, तो अजमेर से संबंधित है साहिबा उष्णा, रख लोगे याद? तो बहुत बढ़िया तरीके से याद रखो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मारवाड़ जो स्कूल पेंटिंग है ना, इसमें कौन कौन सी जो है चित्रशैली आती है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि मान लो कि मारवाड़ जो स्कूल पेंटिंग है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। तो याद रखना, मारवाड़ के अंतर्गत आता है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, शेखावाटी शैली और घाणेगांव शैली। लगभग 8 शैलियां हैं, ये जो है मारवाड़ स्कूल में आती है, अच्छे से याद रखना। दूसरी बात याद रखना, अजमेर की बात चल रही है, तो अजमेर के चित्रकार तो मैंने बता दिया, चांद, राम सिंह बाटी, जालजी, नारायण बाटी, माधोजी, अब्बा, अल्लाह बख्श और तेब। साथ में याद रखना साहिबा और उष्णा, ये याद रख लेना। और साथ में ये भी याद रखना है कि यहाँ पर कौन से रंग की प्रधानता है। यदि मान लो क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर बैंगनी रंग की क्या है? प्रधानता है। रख लोगे याद? चलो भाई, याद रख लेना। देखो दोस्तों, मैं तो आपको एक एक चीज बहुत खास खास पढ़ाता हूं। मेरा मकसद है कि राजस्थान का हर एक विद्यार्थी को सरकारी नौकरी नसीब हो। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। और मुझे बहुत सारे बच्चे और उनके माता पिता कॉल करके बताते हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, और मैं उन माता पिताओं को और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरा मोटिवेशनल, मेरी जो पढ़ाने की क्षमता है उसको और बढ़ाते हैं, ऐसे प्यार भरे शब्द कह करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को अच्छे से थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। तो देखो, ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसियन 12 में, और इनके पीठ की पूजा की जाती है। शीतला माता आपको पता है चाकसू जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो माता जी है वो गधे पे बैठी हुई है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ जो पुजारी होता है कुमार जाति का होता है। जीर्ण माता, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है? तो जीर्ण माता का मंदिर बताओ। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। उसके अलावा सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। रख लोगे याद? बहुत इंपॉर्टेंट। और शीतला माता कौन सी डोंगरी में? क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना सील की डोंगरी में। कौन सी डोंगरी में? सील की डोंगरी में स्थित है, याद रखना। और इन माता जी का अन्य नाम भी है, सेंडल माता, बाशोड़ा माता, महामाई माता, बच्चों की रक्षिका, चेचक व बोधरी की देवी। तो इतनी सारी बातें आप याद रख लोगे तो शीतला माता के बारे में आपको हर एक चीजें पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे बातें याद कर लोगे तो मैं बता रहा हूं आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे और आप सरकारी नौकरी में हासिल कर लोगे। प्रश्न अगला, निम्न में से कौन सा सुशिरवादी यंत्र है? बताओ, सुशिरवादी यंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा अलगोजा। यार एक बात बताओ, क्या मैं पैसे से नहीं पढ़ा सकता? क्या पढ़ा सकता हूं ना, पर नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको पता है मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का? शायद राजस्थान में कई लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैंने 4 से 5 साल अन अकेडमी में पढ़ा है। एक बार सर्च करना अन अकेडमी में हरिओम सर, आपको दिख जाएगा कि हरिओम सर ने बहुत सालों से पढ़ाई करवा रहे हैं। और केवल राजस्थान जीके ही नहीं, मैं रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर सब पढ़ाता हूं। ऑलराउंडर एकदम, हिंदी हिंदी सब। और अपना खुद का चैनल चल रहा है 2018 से, कोरोना से भी पहले। अरे बहुत ज्यादा चैनल, तो ये ऑनलाइन जो पढ़ाने का जमाना आया ना, ये कोरोना के बाद आया है। अरे मैं तो 2018 से पढ़ा रहा हूं। आप एक बार चैनल के अबाउट में जाके देखो, 2016 दिखेगा, पर मैं पढ़ा 2018 से रहा हूं, ठीक है ना। तो ये से याद रखो यार। देखो, मैं पहले 10वीं के बच्चों को गणित पढ़ाया करता था, ऑफलाइन कोचिंग चलती थी अपने जयपुर में। उसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग अपने कंपटीशन की भी शुरू की थी। जयपुर वाटिका का नाम सुना है आप लोगों ने? वहां पर चलती थी।
तो देखो अपन ने बहुत कुछ किया है। अब आप लोगों को मैं तो एक बात बता रहा हूं, केवल आप बस अच्छे से पढ़ो बस। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो जलालुद्दीन खिलजी जो जेके अलाउद्दीन खिलजी के पहले आया था ना जलालुद्दीन, तो ये जलालुद्दीन पहले आक्रमण किया था अलाउद्दीन से। तो अलाउद्दीन आपको बताना है कि अमीर खुसरो की कौन सी कृति है जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। तो जवाब हो जाएगा मिफ्ता उल फुतूह। क्या हो जाएगा? खजाइन उल फुतूह नहीं होगा, ये मत करना। तो क्या होगा? मिफ्ता उल फुतूह। अच्छे से याद रखना, अच्छे से याद रखना, मिफ्ता उल फुतूह रख लोगे याद। तो जलालुद्दीन ने सबसे पहले आक्रमण किया था 1291 में। कब किया था? 1291 में किया था। और इन्होंने दोस्तों जो है जो झाइन का दुर्ग है उसको भी क्या कर लिया था? कब्जे में कर लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न में आपके लिए। ये रहा दोस्तों, अभी भी जो है 50 क्वेश्चन और है, आपको अच्छे से करना है। अधोलिखित में से दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीच में क्लास छोड़ देते हो तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरा आपसे गुजारिश है, यदि आप क्लास देखने आ ही गए हो तो क्लास पूरी देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान जाए पर वचन ना जाए। ठीक है ना? क्लास छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए दोस्तों, कोई इमरजेंसी काम हो, आपको क्लास छोड़ के नहीं जाने का। रोजाना शाम को 7 बजे डेली क्लास देखने का। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ। तो जवाब हो जाएगा सुमेलित नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। और अजमेर में स्थित है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जस्ट पीछे। मैं जाके आया था एक बार। और अल्लाही दरवाजा कहाँ है? अल्लाही दरवाजा आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि जौनपुर नगर कहाँ है? जौनपुर जो नगर है वो फिरोज तुगलक ने, और श्रीनगर यहाँ पर गलत दे रखा है। तो याद रखना है कि श्रीनगर आपको याद रखना है। श्रीनगर ये सीरी भी है और नगर भी है। ठीक है ना? तो ये इसने नहीं, ये किसने बसाया था? सम्राट अशोक की राजधानी थी। ठीक है ना? सम्राट अशोक ने स्थापना की थी, सॉरी राजधानी नहीं थी, स्थापना की थी मौर्य सम्राट अशोक ने श्रीनगर की। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से किस मंदिर को गुप्तकालीन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? तो गुप्तकालीन मंदिर देखो, बुमरा का शिव मंदिर भी है, और उसके अलावा तिगवा का विष्णु मंदिर भी है, देवगढ़ का दशावतार भी है, खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर ये नहीं है। तो कंद्रिया महादेव मंदिर जो है ये जो है गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। ठीक है, रख लोगे याद। इस मंदिर का जो कंद्रिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था 999 में। कब? 999 ईस्वी में। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ठीक है ना? चलिएगा, दिख गया आपको? चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न में। और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत प्रश्न हो रहे हैं, लगभग 49 प्रश्न हो रहे हैं। आप अच्छे से करिएगा, आपको शानदार तरीके से मजा तो आ रहा है ना? देखो वैसे क्लास थोड़ी लंबी हो गई हो जाएगी, पर आपको मैं बता रहा हूं एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप बोल दोगे कि सर अब डिटेल मत करवाओ, तो मैं डिटेल नहीं करवाऊंगा, परंतु डिटेल करवाऊंगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ का जो है नया मोड़ शुरू हो जाएगा यहां से। आप यदि ये थ्योरी वगैरह पढ़ोगे ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। शेरशाह सूरी ने किस पराजित कर, आपको एक एक क्वेश्चन को लिखना भी है। शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की? आपको बताना है शेरशाह सूरी ने किसे पराजित किया और द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी। तो जवाब हो जाएगा हुमायूं को पराजित किया था। किसको? हुमायूं को, याद रखना है। अगला प्रश्न, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी? तो सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई थी? है तो ये किसने लिखी थी बताओ? तो ये जीएन शर्मा ने लिखी है, जीएन ओझा ने लिखी थी? तो ये जीएन शर्मा ने लिखी थी। किसने? जीएन शर्मा ने। जीएच ओझा ने नहीं लिखी भाई साहब, जीएन शर्मा आपका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न, औगणिया कहां पहना जाने वाला आभूषण है? तो औगणिया को कहां पहनते हैं? तो औगणिया को पहनते हैं कान में। तो कान में पहने जाने का आभूषण होता है औगणिया। अब कान के मैं 10-15 का आभूषण बता दूं आपको, लिखना शुरू करो। देखो एक एक इंपॉर्टेंट है।
कान के आभूषण देखो सुनना, कर्णफूल, पीपल पत्र, अंगूठिया, लटकन, बाली, टॉप्स, सुरलिया, मोर भंवर, बारेट, ओगनिया, कुंडला, लूंग, लूंग नाक की भी नाक की भी लूंग होती है पर कान की भी होती है, तो लूंग, भचूरिया, टोटी, झमेला, कोंकरू, कुंडकली, खिटली, माकड़ी, मुर्की और वेड़लो। ये मुर्की तो दोस्तों आपको पता है पुरुषों का आभूषण है, कानों का, देखा होगा ना आपने। हाँ, तो अच्छे से याद रखना ये, यदि पूछ ले कि पुरुषों का कानों का आभूषण क्या है तो मुर्कियां हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो जवाब हो जाएगा माही नदी के किनारे। तो गलियाकोट कहां पर है? तो ये भी जिला भी आपको बता दूं, डूंगरपुर। क्या है? डूंगरपुर, गलियाकोट माही नदी के किनारे, आपको याद रखना है। किसकी दरगाह है यहां पर? तो यहां पर दोस्तों दाऊदी बोरा संप्रदाय का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है, आपको याद रखना है। और ये दरगाह है किसकी? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट में। किसकी? सैयद फखरुद्दीन की। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अक्षय तृतीया, अभी थोड़े दिनों पहले शादी माहौल गया हुआ था, तो शादी का माहौल तो चला गया। और बताओ ये अक्षय तृतीया किस शहर का स्थापना दिवस है? तो अक्षय तृतीया के दिन ही दोस्तों स्थापना दिवस मनाया जाता है। थोड़े दिन पहले देखा होगा, अभी धूमधाम से सब बधाई दे रहा था कि बीकानेर को उसके स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही में अक्षय तृतीया की भी शुभकामनाएं। ऐसे आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का ट्वीट और भी मंत्रियों का ट्वीट, कई टीचरों ने भी दिया होगा कि जो है अक्षय तृतीया की जो है बीकानेर के उत्सव पर हमारे यहाँ इतना डिस्काउंट, ऐसे किया होगा ना किसी न किसी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के दिन ही आता है। अगला प्रश्न है कि चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? कौन सा? चिरवा शिलालेख। बताओ बताइए भाई सभी विद्यार्थी। जवाब हो जाएगा मेवाड़ के गोयलों के शासकों के बारे में बताता है चिरवा शिलालेख। किसके बारे में? मेवाड़ के शासकों के बारे में। अगला प्रश्न है रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? बताओ रागड़ी बोली किस बोलियों का मिश्रण है? कौन सी बोली है? रागड़ी बोली है। बताओ। तो जवाब हो जाएगा मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रागड़ी बोली। तो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है रागड़ी बोली। और आपको बता दूं दोस्तों, जो ये मालवी बोली होती है ना, ये कर्ण प्रिय होती है, कान को क्या होती है? बड़ी प्यारी होती है। तो जो मालवी बोली होती है ये कर्ण प्रिय होती है। और ये कहां पे बोली जाती है? तो ये कोटा, जो अपने भैंसरोडगढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, वहां पर भी बोलते हैं, साथ में प्रतापगढ़ में बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कुछ क्षेत्र है कोटा का, कोटा में से तो हाड़ौती बोलते हैं, पर कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो रख लोगे आप लोग याद? तो आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोटा, भैंसरोडगढ़, प्रतापगढ़, इनमें जो है मालवी बोली बोली जाती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, मालवी की उपबोली है जैसे कि निमाड़ी हो गई और रागड़ी हो गई। जिसमें निमाड़ी आपको पता है दक्षिणी राजस्थान में बोलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, रख लोगे याद? दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर जो है निमाड़ी थोड़ी बड़ी बोल लेते हैं। ठीक है, रख लोगे। और रागड़ी बोली मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। और मालवा के राजपूतों की क्या है? कर्कश बोली है। तो रागड़ी कैसी बोली होती है? रागड़ी बोली होती है कर्कश बोली, और मालवी होती है कर्णप्रिय बोली। समझ गए? दोनों को अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है 1883 के मायने। कहां पे की थी बताइए? ठीक है ना, कमेंट करके बताना है इन्होंने स्थापना कहां की थी। अगला प्रश्न, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? क्या अजमेर की थी या उदयपुर की थी? दोनों में से एक जगह की थी, क्या बताना कहां पे की थी? तो उदयपुर में की थी, आपको याद रखना है। फिर ट्रांसफर करके कहां लेके आ गए? अजमेर। बाद में कहां पे लेके आ गए थे? अजमेर। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, स्थापना उदयपुर में, फिर अजमेर में इसका मुख्यालय बना दिया जाता है।
अगला प्रश्न, किस शासक को हसमत वाला राजा कहते हैं? तो हसमत वाला राजा कहते हैं राव मालदेव को। किसको? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। और राव मालदेव का जो कार्यकाल था वो था 1531 से लेकर के 1562 तक। तो ये भी आपको याद रखना है इनके बारे में। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो सोजत पाली के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम था राव गांगा। क्या नाम था? राव गांगा। और मालदेव ने क्या किया था? अपने ही पिता को क्या कर दिया था? निपटा दिया था, अपने पिता को मार दिया था। इसलिए कहा जाता है कि मारवाड़ का जो पितृहंता है वह कौन है? मालदेव। कौन है? मारवाड़ का पितृहंता मालदेव है। तो आपको याद रखना है। पारसी इतिहासकारों ने इसको जो है हसमत वाला शासक कहा है, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली। जबकि आपको पता होगा दोस्तों, फरिश्ता हो गया और बदायूनी, फरिश्ता और बदायूनी ने मालदेव को क्या कहा? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। क्या कहा था दोस्तों? फरिश्ता और बदायूनी ने मालदेव के बारे में कहा था कि भारत का क्या है? महान पुरुषार्थी क्या है? राजकुमार है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है पहली बार में। ये रहा बढ़िया क्वेश्चन। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? याद रखना है, बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन चला था 1921 से 25 तक। तो ये भी आप याद रख लेना। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो आपको बताया राम नारायण चौधरी ने किया था। और अंत में आपको बताया भूप सिंह जो है, जिसका बोलते हैं विजय सिंह पथिक, ने भी किया था। तो यहां पर एक कांड हो जाता है और उस कांड का नाम है गोविंदपुरा या बेंगू कांड। गोविंदपुरा जो हत्याकांड है यहां पर हो जाता है। यहां पर कब होता है? ये 13 जुलाई 1923 को होता है। यहां पर गोलियां चलाई जाती है और यहां पर दो व्यक्ति थे जो शहीद हो गए थे। और उनका नाम है रूपा जी और कृपा जी, जो है दो धाकड़ किसान जाति के थे। ये यहां पर शहीद हो गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पर गोलियां चलवा दी थी। याद रख लोगे, गोविंदपुरा हत्याकांड, डेट याद रखना 13 जुलाई 1923। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गलत है आपको बताना है। आपको पता होगा केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है और आश्विन में लगता है। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। सही बात है। तेजाजी महाराज का मेला भादवा की शुक्ल दशमी को लगता है। पुष्कर मेला आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। किसमें लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है ना? तो कार्तिक पूर्णिमा याद रखना है, अश्विन पूर्णिमा नहीं होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विजय दान देता द्वारा नहीं लिखा गया? तो विजय दान देता द्वारा देखो बातारी फुलवारी लिखी गई, मारो बदलो लिखा गया, रुख लिखा गया। बलवंत विलास आपको पता है सूर्यमल मिश्रण की है। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। याद रखना है, बलवंत विलास किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। जबकि बातारी फुलवारी, रुख, मारो बदलो, ये सब किसकी है? ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको एक दो और याद रखना है, अलेकू हिटलर, सपन प्रिया, टिंडोराव, ये सब किसकी है? ये सब जो है विजय दान देता की। और विजय दान देता बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनका जन्म कहां हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। और आपको यह भी याद रखना है कि अपनी जो कविताएं, मतलब जो बुक वगैरह लिखते थे विजय दान देता, इनमें कभी कभी अपना लोकप्रिय नाम लिख देते थे। और इनका उपनाम क्या था? बिज्जी। क्या नाम मिलता है इनका? बिज्जी नाम मिलता है, याद रखना। और बातारी फुलवारी जो पुस्तक है इनकी रचना है, इनके लिए इसको राजस्थानी पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनकी कुछ पुस्तकों के ऊपर फिल्में भी बन चुकी है, दुविधा और चरणदास चोर पर। तो ठीक है, रख लोगे याद। चलो भाई, थोड़े बहुत प्रश्न हो रहे हैं, आप थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा और थोड़ा हिम्मत जुटाओ। मैं भी तो पढ़ा रहा हूं यार, मेरा भी तो गला दर्द होता है, आपको तो केवल सुनना है ना? तो अच्छे से पढ़ो। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया गया। चाहे क्लास को ऑफलाइन देखो चाहे ऑनलाइन देखो, क्लास पूरी देखनी है। अपने से खुद से वादा करना है कि क्लास पूरी देख करके ही आगे का काम करना है। तो बताओ, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो यह प्रकाशन किया जाता है दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। अच्छे से याद रखना कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहां है? बीकानेर में। यह कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन करती है। और इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इस
राजस्थानी भारतीय भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा, और इसके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार नाम है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1983 में। याद रखना, रख लोगे याद। चलो तो अगला है प्रश्न, 35% और बचे हैं, अच्छे से कर लो। राजा अजयपाल किसके संस्थापक है? तो राजा अजयपाल आपको बताया अजमेर के संस्थापक है। कब की थी? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, रख लोगे याद, अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न है लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी की पहली महिला सांसद। बताओ वसुंधरा राजे क्या एसटी में आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसको तो काट सकते हो आप सीधा सीधा। तो आप बताओ मुझे फटाफट। आपको पता है मीणा जो है एसटी में आते हैं, तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? उषा मीणा। क्या हो जाएगा? उषा मीणा राजस्थान की पहली एसटी सांसद थी, एसटी महिला सांसद। अगला प्रश्न, प्रश्न आपके लिए है बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? तो बड़वा ग्राम का जो प्राप्त यूप या स्तूप जो है मिलाए अभिलेख मिलाए, वह किस वंश या गण से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा मोखरी वंश से। किससे संबंधित है? मोखरी वंश से संबंधित है। और यह अभिलेख कब का है? तो ये अभिलेख है कब का? 239 ईस्वी का। याद रख लोगे। तो ये आपको, ये कहां से मिला है? बड़वा ग्राम कहां पर पड़ता है? तो बड़वा ग्राम कोटा। बड़वा ग्राम कहां पे पड़ता है? कोटा। तो बड़वा ग्राम कोटा से ये मोखरी यूप अभिलेख अपन को मिला है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो आपको पता है हरनावा गांव, आपको पता है राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? वह है रानाबाई। और रानाबाई का गांव कौन सा है? तो हरनावा गांव। तो याद रखना यह हरनावा गांव कहां पड़ता है? तो हरनावा गांव पड़ता है नागौर में। कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। याद रखना, ठीक है। ये राजस्थान की क्या है? दूसरी मीरा है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? संत रानाबाई ने 1570 में फाल्गुन शुक्ल जो त्रयोदशी आती है उसके दिन हरनावा गांव में जीवित क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या नाम याद आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस प्रजामंडल से संबंधित है? अब मैं आपको बताता हूं भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांड्या क्या करेगा भाई साहब? आपको पता है पांड्या है अपने जो हार्दिक पांड्या है, वो क्या करता है? बड़े बड़े चौके छक्के मारता है कि नहीं मारता है? मारता है ना। तो देखो सुनो मेरी बात, अब भोगीलाल पांड्या जी है, और पांड्या जी है तो क्या करेंगे भाई साहब? देखो बुरा मत मानना। तो भोगीलाल पांड्या जी, तो पांड्या क्या करेगा भाई साहब? डूंगर पे चढ़ जाएगा। क्या करेगा? पांड्या डूंगर पे तो चढ़ जाएगा और वहां से चौके छक्के मारेगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्या मारेगा? 2 चौके मारेगा लगातार। भोगीलाल पांड्या क्या करेगा भाई साहब? डूंगर के ऊपर चढ़ करके चौके चौके ठोकेगा भाई साहब, 2 चौके लगा देगा। मतलब क्या हो जाएगा? भोगीलाल पांड्या ने स्थापना की किसकी? आपको याद रखना है डूंगरपुर प्रजामंडल की। कब करी? 2 चौके लगाए, मतलब 1944 में स्थापना हुई। तो ऐसे याद रख लोगे, तो ऐसे याद रखना है, रख लोगे नहीं, ऐसे याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना। और डूंगरपुर के बारे में एक बार और याद रख लेना कि रास्ता पाल कांड जो घटना हुई थी वो डूंगरपुर में हुई थी जून 1947 में। यहां पर जो आपको पता है 13 वर्षीय जो भील बालिका थी कालीबाई भील, जो है अपने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए बलिदान हो गई। अंग्रेजों ने इनको गोलियां मार दी। आपको याद रखना है, रख लोगे। चलो भाई चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न है राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना किसने की? कब की? आपको बताना है कि राजपुताना म्यूजियम की स्थापना कब की गई। तो आपको पता है 1908 में की। कब की थी? 19 अक्टूबर 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है, राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में घोषित किया गया।
आपको पता है ये कहां पे चलता है? राजपूताना म्यूजियम संग्रहालय ये चलता है अकबर के किले में। किसमें? अकबर के किले में। अकबर का किले, अकबर का किला में चलता है, याद रखना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में याद में खेजड़ली शहीद मेला लगता है, और ये मेला कब लगता है आपको बताना है। ये मेला लगता है दोस्तों भादवा शुक्ल दशमी को, यानी कि जो दशमी आती है, तेजा दशमी आती है, उसी दिन ये मेला लगता है। रख लोगे याद। और ये घटना कब की है? 28 अगस्त 1730 की ये घटना है, जिसमें 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, जिसमें 69 महिलाएं थी, 294 पुरुष थे। यह घटना 1930 की है, याद रखना है आपको। और मारवाड़ का शासक कौन था उस समय? तो वो था अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह था। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई कब हुई? तो जवाब हो जाएगा अजमेर में हुई थी, 1934 में हुई थी। अजमेर में हुई थी और 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न है हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है? हुंजा नामक घोड़ा का संबंध है बूंदी के दोस्तों राजा थे उम्मेद सिंह, इनसे संबंधित है हुंजा नामक घोड़ा। तो महाराव उम्मेद सिंह जी का घोड़ा है, ये आपको याद रखना है। और इनको घोड़ा, ये जो घोड़ा है ये किसी और ने दान में दिया था, भेंट में दिया था। किसने दिया था? तो ये एक अरबी घोड़ा था जो मुगल बादशाह था, उनके द्वारा भेंट किया गया था, आपको याद रखना है। चलिए भाई चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका लिए 49वें नंबर का प्रश्न। दोस्तों आपके पास केवल 27 प्रश्न और बच रहे हैं, इससे करके बताओ। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको बताना है कि ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी। उसके अलावा आप लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जो है महिला साक्षरता दर कितनी थी, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। यह भी आप थोड़ा सा मुझे बता दोगे तो आपका भला होगा। बताओ। तो आपको याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या थी, ग्रामीण साक्षरता थी, वो थी ग्रामीण साक्षरता 61.4%। ध्यान से सुनो, गांव की गांव की जो साक्षरता थी वो 61.4%, और शहरों की जो साक्षरता थी 79.7%। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि जो राजस्थान की जो साक्षरता थी, ये तो गांव की और शहरों की हो गई अलग अलग। गांव की 61.4, शहरों की 79.7। टोटल ओवरऑल बात करें तो आपको याद रखना है कितनी थी? 66.11। तो कैसे याद रखोगे? आगे भी जो है 11 का पाड़ा का वर्ड आता है, पीछे 11 आता है, तो 11 छिकी 66 और 11, तो ऐसे आप रखना है याद कि 66.11 थी। केवल राजस्थान की पूछे तो, गांव की पूछे तो 61.4, शहरों की पूछे तो 79.7। उसके अलावा आपसे पूछे कि महिला साक्षरता दर कितनी थी राजस्थान की, तो महिला साक्षरता दर आपसे पूछे तो याद रखना है 52.12%। 52.12% ये महिलाओं की जो है साक्षरता है। उसके अलावा आपसे पुरुषों की पूछे, मेल की पूछे तो कितनी थी, आपको याद रखना है 79.19%। रख लोगे एक एक बात याद। ये था सारा मामला। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए, मैं अच्छे से करवा रहा हूं, क्योंकि आप रोजाना इस प्रकार प्रश्न करोगे ना, मजा आ जाएगा। राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? तो कहां का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय? तो आपको याद रखना है श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का लोकप्रिय है, बहुत शानदार मंदिर है। और आपको पता है सिहाड़ गांव में कि मेला कहां नाथ द्वारा कहां पड़ता है? श्रीनाथ जी का मंदिर है सिहाड़ नाथ द्वारा में। दूसरी बात याद रखना, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी राणा राज सिंह ने। किसने करी थी? राणा राज सिंह ने, याद रखना है। और ये जो अन्नकूट महोत्सव ये कब लगता है? तो ये दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव यहां पर मनाया जाता है। और यहां पर केले के पत्तों की जो साजी होती है ना, वो साजी प्रसिद्ध है केले के पत्तों की, तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि जो कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? मतलब बाड़मेर में एक बार क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी। तो कावास बाड़मेर में क्या बाढ़ आ गई थी? और बाढ़ आ गई थी तो पानी किस नदी से निकाला था? तो आपको याद रखना है लूणी नदी से। किस नदी से? लूणी नदी से। और ये बाढ़ कब आई थी? 2006 में। कभी पूछ ले तो याद रखना, बाढ़ आई थी 2006 में कावास बाड़मेर में।
और लूणी नदी से इस पानी को निकाला गया था। अगला प्रश्न, चलो भाई बताओ फटाफट। प्याज मंडी का पहले, सबसे पहले देखो अपना सबको आता है सरसों अनुसंधान केंद्र, मैं बहुत बार बता रखा हूं ना सरसों अनुसंधान केंद्र, तो आपको बताओ। एक मिनट रुक जाइए भाई, क्लास कैसी लग रही है आप तो ये बताओ। थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाइए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट कुछ सेकंड होगा, हो जाएगा अभी, इतने डरने वाली बात नहीं है। यहां पर ये अजीब सा आ गया चित्र, ठीक है ना। हाँ बताओ बताओ क्या समस्या है, कोई को किसी को समस्या है कुछ, नहीं है ना। मस्त चल रहा है एकदम, तैयारी वारी कोई दिक्कत आ रही है, अभी चल जाएगा ये। देखो कभी कभी क्या हो जाती है, ऐसी समस्याओं का सामना भी हम लोगों को करना पड़ जाता है। मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूं, चिंता मत करो। बस चल गया, चल गया ना, देखो ऐसे चल जाता है, ऐसे डरना नहीं है आपको, चल गया बस, तो मैं गायब हो जाता हूं, चलते में गायब, ठीक है। चलो अब आपको पता है यहां पर दोस्तों, क्या पता है आपको, आपको पता है कि सरसों अनुसंधान केंद्र, और तो जानो नहीं जानो आप, सरसों अनुसंधान केंद्र को जानते हो, ये है अपने सेवर भरतपुर में। कहां है, सेवर भरतपुर में, रख लोगे याद। तो आपको पता है दूसरे का पहला किसे मिल रहा है, दूसरे का पहला ये रहा, ठीक है। आगे प्याज मंडी कहां है, प्याज मंडी कहां है, तो प्याज मंडी आपको पता है अलवर में है, तो ये रहा अलवर। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र आपको पता है, मुर्गा मुर्गा पालन, कुक्कुट कुक्कुट मुर्गा, मुर्गा मुर्गी, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अजमेर को अंडों की टोकरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अजमेर को, अंडों की टोकरी। अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न, अनास एरू चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं, बताओ। अनास हो गई, एरू हो गया, चाप हो गया, किस नदी की सहायक नदियां हैं बताइए। तो जवाब हो जाएगा ये माही नदी की सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। और माही नदी का जो उद्गम होता है कहां से होता है बताओ, मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है, रख लोगे याद। चलिएगा बहुत बढ़िया ट्यूशन है आपके लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं, तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 5 जून को। कब दिया जाते हैं, प्रति वर्ष 5 जून को। और आपसे पूछ ले कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। और सितंबर के जस्ट बाद आपका पेपर है, क्या पता ओजोन दिवस आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखना 16 सितंबर को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 22 अप्रैल को, ठीक है ना। और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है ना। याद रखना इतनी सारी बातें, क्योंकि ये इंपोर्टेंट डे है, इनको याद रख ले तो कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश से सम्मिलित नहीं है, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, जोधपुर उच्च भूमियां नहीं है, जबकि गोडवार प्रदेश है, शेखावाटी है, गग्गर है, ये जो है नहीं है। उसके अलावा और सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न में चलते हैं, कुछ ही प्रश्न और बच रहे हैं, केवल आपके पास 20 प्रश्न और है, जिसमें कंप्लीट अपनी क्लास हो जाएगी। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, हाथीगुड़ा की जो नाल दर्रा है ये किसको जोड़ता है, आपको बताना है, बताओ। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, सिरोही और उदयपुर को। तो हाथीगढ़ की जो दर्रा है ये आपको याद रखना है, सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो शेरशाह नाल की जो देसुरी नाल है, ये देसुरी नाल जो जोड़ती है देसुरी पाली को लेकर चार भुजा नाथ मंदिर, चार भुजा जो है राजसमंद को जोड़ती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जोड़ती है अपने सिरोही से लेकर गोगुदा उदयपुर को। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है आपके लिए बढ़िया सा, सीवी जनपद की राजधानी थी, आपको बताना है सीवी जनपद की राजधानी थी, तो सीवी जनपद की राजधानी थी बताइए।
सीवी जनपद की राजधानी थी, आपको याद रखना है, मध्यमिका नगरी। मध्यमिका नगरी, और ये कहां कहां पर है? चित्तौड़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रख लोगे याद? चलो। और नगरी की खोज कब की थी? नगरी की खोज की गई थी 1872 में की थी। और किसने की थी? याद रखना, कालाइल के द्वारा। किसके द्वारा? कालाइल के द्वारा खोज की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट है और स्थान है जो सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। जो गलत है वो बताना है आपको। गलत बताओ। आपको पता है गोरियर प्लांट कहां है? झुंझुनू में। अगोरिया प्लांट कहां है? बाड़मेर में। और खीमसर प्लांट कहां है? खिमसर प्लांट आपको पता है, ख्यूसर ख्यूसर खिमसर, नागौर के सांसद नहीं है हनुमान बेनीवाल, ये सही है। ये वाला क्या है? नोक प्लांट जोधपुर। ये क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है। ये कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखो, प्यारी सी कोयल बोल रही है, क्या आपको भी आवाज आ रही है क्यूट क्यूट इसकी? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? पता नहीं, मैं जब क्लास लेता हूं तभी बोलती है भाई साहब कि क्या पता ये भी पढ़ती है साथ के साथ ही आपके साथ पूछना पड़ेगा मुझे किसी दिन से। आपको अभी बताया, आपको मैंने मारवाड़ चित्रकला, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग, उसके बारे में सारा सब कुछ बताया। अब मैं मेवाड़ के बारे में बता देता हूँ। मेवाड़ में कौन कौन सी आती है? तो मेवाड़ में आती है उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। इनमें से कौन सी है जो नहीं है? ये तो दोस्तों आपको बताया मारवाड़ में आती है। किस में आती है? मारवाड़ स्कूल पेंटिंग में आती है। तो ये तो है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। ये सारे और सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? आपको बताना है राजस्थान रोल इन स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी नाथूराम खड़गावत जी के द्वारा। किसके द्वारा? नाथूराम खड़गावत जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न है रबाब, चिकारा, चौतारा किस वाद्य यंत्र है? कौन से प्रकार का रबाबा, चिकाता, चितारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो आपको याद रखना है तत्वाद्य यंत्र है। तारा मतलब तत्वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा को डांग नृत्य निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नाथ द्वारा के जो डांग नृत्य हैं उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ढोल, थाली, मांडल, इन सब का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है। रख लोगे याद? बहुत बढ़िया प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत बढ़िया है, अच्छे से जवाब देना कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से होकर गुजरती है? तो ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा चुन्नू मुन्नू सा राजस्थान है। यहां होके दोस्तों एक कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में 26 किलोमीटर। और ये दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। कहां पर? ऑप्शन में ये रहा, डूंगरपुर बांसवाड़ा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लाटी सीरीज क्या है? लाटी सीरीज क्या है आपको बताना है। तो लाटी सीरीज क्या है? तो लाटी सीरीज आपको पता है भौगोलिक बेल्ट है। क्या है? भौगोलिक बेल्ट है लाटी सीरीज। जैसलमेर में स्थित है यह भौगोलिक बेल्ट मोहनगढ़ तक। जैसलमेर से लेके मोहनगढ़ तक ये बेल्ट है, 64 किलोमीटर की पूरी बेल्ट है। इसी को बोलते हैं लाठी सीरीज। क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज। याद रख लोगे। अगला प्रश्न, प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो आपको बताना है कि जो अरावली है यह कौन सी प्लेट से अलग हुई है? तो अरावली जो अलग हुई है वो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। किससे? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, विंध्यन कगार भूमियां किस नदी के बीच स्थित है? जो विंध्यन कगार भूमियां हैं वो चंबल और बनास नदी के बीच में स्थित है। कहां पर? चंबल और बनास नदी के बीच में। और हाड़ौती का पठार दो भागों में बटा हुआ है, याद रखना, विंध्यन कगार भूमि और ढक्कन लावा पठार दोनों के बीच में बटा हुआ है हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न, प्रश्न है महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है? तो महिला बाग का जो जालरा है किसके पास स्थित है? आपको बताना है। जवाब हो जाएगा गुलाब सागर की झील जोधपुर के पास स्थित है। कहां पर? गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले को कितना प्रतिशत मुक्त है? आपको बताना है पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से
कितना क्षेत्र है जो मुक्त है? याद रखना 41.5% क्षेत्र मुक्त है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 51.50, और बालू का स्तूप युक्त है, बालू का, एक मिनट रुक जाओ यार, ये फ्लाइट को निकल जाने दो। बिल्कुल निकल गया फ्लाइट, चलेगा। आप बताता हूं, बालू का स्तूप युक्त आपसे बोले, मुक्त बोले तो 41.50, यदि युक्त बोले तो 58.50%। ये युक्त है, ये मुक्त है, याद रखना। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा फोरम परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई? बताइए। तो जवाब हो जाएगा जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी। क्या हो जाएगा? जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी। नेक्स्ट प्रश्न, छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा? आपको बताना है। छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? तो छप्पनिया अकाल पड़ा था 1899 1900 में, 1899 1900 में पड़ा था। और विक्रम संवत की बात करें, ये छप्पनिया अकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय जो विक्रम संवत चल रहा था वो 1956 था। विक्रम संवत कौन सा था? तो याद रखना 1956, इसीलिए इसको बोलते हैं छप्पनिया अकाल। जबकि वर्ष की पूछे तो आपको याद रखना है 1899 1900 वर्ष था उस समय। समझ गए? तो ये छप्पनिया अकाल का आपको समझ में नहीं आया होगा आज तक, तो आज आपको समझ में आ गई होगी बात कि छप्पनिया अकाल आखिरकार होता क्या है, कैसे होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो जवाब हो जाएगा जंतर मंतर, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो याद रखना जंतर मंतर, जयपुर का याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, दोस्तों 2-4 प्रश्न और है, बस इनको देख लो, उसके अलावा आपकी क्लास खत्म है। और क्लास यदि आपने लास्ट में देखने लगे हो तो पूरी क्लास देखना शुरुआत से, अभी जैसे अपलोड हो जाएगी उसके बाद। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये हो जाएगा अजमेर, पाली, राजसमंद। क्या हो जाएगा? अजमेर, पाली, राजसमंद आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस झील में राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, इसमें 6 झीलें आती है। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 6 झीलें आती है, और 6 झीलें के 6 जिले में आज आपको बताने वाला हूं। पहली झील तो हो गई अपने फतेह सागर झील, याद रखो पहली झील, सही बात है। उसके अलावा इसमें नक्की झील भी आती है क्या? बिल्कुल नक्की झील भी आती है, 2 नंबर का, इसको नोट करो। और आपको याद रखना है इसमें स्वरूप सागर झील आती है क्या? बताओ, किसी को पता है? आना सागर आती है क्या? आना सागर आती है, ये तीसरे नंबर की। ये नहीं आती तो ये आपको याद रखना है, तो इसको मिटा देता हूं। ऐसे देखो आप कंफ्यूजन में आ जाओ, सर राइट लगा रखा है, तो है ना, तो ये नहीं आती है, आपको याद रखना है। ये देखो आपको पता है फतेह सागर आ गई। फतेह सागर कहां पर है? उदयपुर में। फतेह सागर उदयपुर में। उदयपुर में एक और झील आती है, उसका नाम है पिछोला झील। लिख लो आज इस प्रश्न को, उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 4थे नंबर की मान लो। उसके अलावा आना सागर, आना सागर, आना सागर आपको पता है अजमेर में है, अजमेर में है। अजमेर में एक और झील आती है, उसका नाम है पुष्कर। उसके अलावा दोस्तों नक्की झील आती है माउंट आबू सिरोही में। एक और आती है दोस्तों झील, वो है मानसागर झील। कौन सी? मानसागर। और मानसागर झील पड़ती है जयपुर में, अच्छे से याद रखना। 2 झील आप देखो, मैं बता देता हूं अच्छे से, 2 झील उदयपुर की, 2 झील अजमेर की, एक जयपुर की और एक सिरोही की। इस प्रकार 6 झीलें आती है इसके अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है। तो 70 डिग्री आपको पता है ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान यहां से शुरू होता है, यहाँ 69 डिग्री है, 69 डिग्री से शुरू होता है और 78 तक चलता है। तो शुरू में यहाँ होगा, वो कौन सा जिला हो सकता है? जैसलमेर हो सकता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो दोस्तों ये पूरे 75 प्रश्न है, और मुझे कमेंट करके बताओगे आप सभी कि 75 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अभी क्लास देखो या आज से 1 महीने बाद क्लास देखो, जब भी आप क्लास देखो इस प्रश्न का जवाब मतलब मुझे जरूर देना है कि आपके 75 में से कितने सही है। और मेरे मोबाइल नंबर लिख लो सभी मेरे क्यूट भाइयों और बहनों, ध्यान से
ताकि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है या मेरे से कोई बात करनी है तो आप लोगों के लिए मैं नंबर लिख रहा हूं, आप इसमें संपर्क कर लेना 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है या किसी को कोई भी और मुझे बतलाना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी मेरे को इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है आप मुझे एक बार जरूर अपना फीडबैक दें, ताकि आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा शिक्षक समझ पाए कि ये जो क्लास ले रहे हैं ये क्लास बढ़िया है या क्लास खराब आ रही है। जैसी भी क्लास है आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। आप अपने जो है सुझाव जो भी है, आपका अच्छी लगती है क्लास तो आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे बता भी सकते हो कि सर आपकी क्लास बहुत बढ़िया है, सर आपकी क्लास बहुत बेकार है, आप बकवास पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो। जैसा भी आपको हमारी क्लास के बारे में लगता है विचार विमर्श, आप इस नंबरों पे एक बार व्हाट्सएप मैसेज करते, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो सकते हैं उनको क्लास पसंद नहीं आ रही हो, उनको क्लास पसंद आ रही हो, तो आप इस नंबरों पे संपर्क करें। किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी इस नंबरों पे संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय किसान, राधे राधे भाई साहब। मिलता है आप लोगों से कल एक और क्लास के साथ, तब तक जय हिंद।